तो आइए बच्चों हम देखते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार देखो इसमें क्या है, प्रकार क्या होते हैं? प्रकार वैसे होते तो बहुत ही हैं, शायद 15-16 होते होंगे, 15 के लगभग 12-15 होंगे। तो जो भी होंगे हम लिख लेंगे और बता देंगे जितने इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सब सुनने को होते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट है उन्हें बता दूंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उन्हें ही पढ़ना है, उन्हें ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि उनसे ही एक्साइज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। किसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते नहीं है, मतलब कुछ ऐसे हैं जो बताया जाता है, उनके बारे में कोई ज़्यादा विशेष है नहीं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं आव्यूह के प्रकार। हमने बताया था आव्यूह के प्रकार है, तो कुछ प्रकार ऐसे जो कुछ काम के नहीं, कुछ प्रकार काम के हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। देखिए सभी को बता देंगे कौन कौन जरूरी है। नंबर 1 होता है क्षैतिज आव्यूह, अर्थात ऐसा आव्यूह मैं बता देता हूँ, लिखता नहीं हूँ कि मैं केवल बता देता हूँ। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या पंक्तियों से अधिक हो, वो कौन सा हो जाता है? क्षैतिज आव्यूह। अच्छा तुम खुद देखिए वो क्षैतिज रखा है, जैसे मैं मान लो 2 3 4 एक ऐसा एक हमने आव्यूह बना दिया a बराबर। तो ये बताइए ये आव्यूह में कैसा दिख रहा है? क्षैतिज दिख रहा है ना। तो क्षैतिज दिख रहा है तो इसका क्रम क्या है? क्रम होगा 1/3 का। तो देखिए पंक्ति कम है और स्तंभ अधिक है, तो हम बोल देंगे ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियां देखो, पंक्ति कम हो स्तंभ अधिक हो, तो कैसा हो जाएगा? क्षैतिज आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियां देखो स्तंभ कम हो, जैसे मैं b बराबर मान लेता हूँ 3 2 5 3, यहाँ पे बना देता हूँ 3 2 5। ये कैसा हो गया? 3 × 1 का हो गया। पंक्तियां देखें और स्तंभ का, और दिखने में भी कैसा दिख रहा है? ऊर्ध्वाधर दिख रहा है ना, इसे बोल देते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदृश, अर्थात ऐसा आव्यूह, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदृश, अर्थात ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो, कितनी? केवल एक, इसे बोलते हैं पंक्ति आव्यूह पंक्ति सदृश। जैसे बोलते हैं इसमें, जैसे मान लो हमने लिख लिया a बराबर एक पंक्ति हो, तो 3 5 8, ये क्या एक पंक्ति है, तो ये कैसा हो गया? पंक्ति आव्यूह, एक पंक्ति है। और इससे हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? क्षैतिज आव्यूह भी बोल सकते हैं। अब मानते हैं, देखते हैं कौन सा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह सेम ऐसा ही होता है जिसमें एक स्तंभ हो। मान लो इसको ही हम 5 8 9, ये क्या हो गया? स्तंभ आव्यूह हो गया। तो ऐसा आव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो। दूसरी बात, ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं केवल ऐसे बता रहा हूँ, जो ज़्यादा जरूरी नहीं है। जो जरूरी होगा मैं थोड़ा लिखा भी दूंगा। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, ये थोड़ा देख लो, है कुछ नहीं। ऐसा आव्यूह जिसके सभी तत्व या अवयव शून्य हो। मैं वैसे मान लेता हूँ, जैसे a बराबर कोई है, a इक्वल है 0 0 0 0 0 0, ये है ना, ये हमेशा कैसा दिख रहा है? शून्य आव्यूह। ये इसके सभी अवयव कैसे हैं? शून्य है। तो इसका मान भी अगर पूछा जाए सारणिक में, अभी नहीं सारणिक में, तो जो होता है इसका मान 0 निकलता है हमेशा। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है हमेशा। तो इसकी वैल्यू 0 है, 0 मान लेते हैं। चलो बात की बात है। अब आती है इकाई का दसवां आव्यूह। इकाई ये बहुत ही जरूरी है, देखिए ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लो इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये समझना बहुत जरूरी है। मैं इसको मिटा देता हूँ, बाकी यहीं पर समझा देता हूँ। तो इसकी जो परिभाषा होती है, बोले ऐसा आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण 1 1 1 हो, अर्थात इकाई का मतलब 1 होता है, बाकी सभी संख्या कैसी हो, बाकी सभी तत्व कैसे शून्य हो, उसे बोलते हैं इकाई या तत्समक आव्यूह। तो होता कैसा है, एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं। ये बहुत ही जरूरी है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिख लीजिए। मैंने ये जितनी चीज़ें बताई हैं वो आपको लिखना है, नोट करना है, नोट करके विथ एग्जाम्पल लिखिए। मैंने लिखाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है, इसलिए मैं सोचा है मैं डायरेक्ट बोल दूंगा। इकाई का दसवां आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण 1 1 1 होता है, मतलब जिसके मुख्य विकर्ण का मान 1 से होता है, 1 1 1, बाकी सब कैसे शून्य होते हैं। अब मुख्य विकर्ण क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। चलो मुख्य विकर्ण ही देख लेते पहले क्या होता है। मुख्य विकर्ण क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए मैंने एक आव्यूह बनाया, और ये हमेशा याद रखना, क्या रखना कि ये जो इकाई है ना,
हमेशा वर्गाव्यू का ही होता है। वर्गाव्यू क्या होता है, तो वो इसमें लिखा है या नहीं लिखा है, उपाव्यू अभी लिखा नहीं है, वर्गाव्यू भी मैं लिखा देता हूँ, मुझे तो सुनना भी इकाव्यू एकताव्यू। तो इसके पहले आप देख लो, पहले वर्गाव्यू, मान लो कि उसका नंबर हो गया 9 नंबर, कितना हो गया 9 नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वर्गाव्यू 9 नंबर मान लो, या तो इसके पहले लिख लो, इसके नंबर चेंज कर लो, मान लो ये हो गया कितना नंबर, ये हो गया 7 नंबर, ये है 8 नंबर और ये है 9 नंबर और 6 नंबर हम पढ़ रहे हैं क्या, वर्ग अवयव। सबसे सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, और ये दोनों सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सभी इन्हीं से सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप इन्हें अच्छे से नहीं समझेंगे तो एक्सरसाइज को करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इन दोनों समझे। इसलिए सबसे पहले समझते वर्गाव्यू क्या होता है। तो ऐसा अवयव जिसके पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, वर्गाव्यू। तो ऐसा अवयव लिख लो, तुम लोग लिख सकते हैं, ऐसा अवयव जिसके पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, क्या कहलाता है, वर्गाव्यू कहलाता था। अर्थात ऐसा अवयव जिसमें m और n के मान बराबर हो। जैसे देखो मैं बोल दूँ 1 2 3 4, मैंने लिखा, एक लिखा t, मान लो एक t को लिखा 1 3 5 6 2 9, ये लिख दिया मैंने। इसका मैंने क्रम देखा क्या है, 2 × 2, इसका क्रम देखा कितना है, क्रम है 2 × 3, यही तो है। इसमें ये m का मान हो गया 2, n का मान 2, इसमें m का मान 2 और n का मान 3। देखिए जहाँ वर्गाव्यू कहाँ होता है, जहाँ m = n हो वहाँ क्या होता है, वर्गाव्यू हमेशा। तो देखिए इसमें n = m कौन सा, यही तो है, इसलिए ये कौन सा हो गया वर्गाव्यू, इसमें नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा वर्गाव्यू। तो हमेशा पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे, वो कहलाएगा वर्गाव्यू। और आगे हम जितने भी वो बताएंगे, क्या नाम, जितने भी हम अवयव बताएंगे, अवयव प्रकार, इनको याद करने की ट्रिक ये है कि जब मैं जितने भी अवयव के प्रकार बताऊं और उनमें अगर मैं विकरणों का प्रयोग करूं तो ये समझ जाना आपको कि वो जो विकर्ण का प्रयोग कर रहा था तो वो हमेशा वर्गाव्यू ही होगा, वर्गाव्यू लिया होगा। होता क्या है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कभी कभी कि सर ये वर्गाव्यू है कि नहीं है, क्योंकि इस प्रकार वर्गाव्यू आएगा नहीं आएगा। इसलिए मैं जितने भी प्रकार लगाऊंगा जहाँ जहाँ विकरणों का प्रयोग होगा या आपकी परिभाषा में डेफिनेशन में जब विकर्ण बोला जाएगा, समझ जाना इसमें विकर्ण के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, हमेशा वर्गाव्यू हो जाएगा। देखिए हम पढ़ते इकाई तस्माकाव्यू, मैंने कहा था इकाई तस्माकाव्यू क्या होता है, ऐसा अवयव, मैं इसको मिटा देता हूँ, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, तो मुख्य विकर्ण की बात आई ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमेशा एक वर्गाव्यू होगा। तो हमेशा वर्गाव्यू ही इकाई तस्माकाव्यू बनेगा, अन्य नहीं बनेगा, ये याद रखना होगा। देखिए इकाई तस्माकाव्यू, इसे हमेशा आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे करते हैं, इसे हमेशा लिख लेना, इसे हमेशा इकाई को आई से प्रदर्शित करते हैं। हम बोल सकते हैं I = 1 1 1 जी, ऐसे दे दो 1 0 0 1 और एक हो गया 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अब मुख्य विकर्ण क्या होता है, ऐसा भी इसका मुख्य विकर्ण एक मुख्य विकर्ण ये होता है, ये क्या होता है, मुख्य विकर्ण, इसे बोलते हैं मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण इसे बोलते हैं क्या, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण इनके मान जब एक के रूप में होंगे तो ये लिखा है, तो हमेशा एक क्या रहेगा, इकाई अवयव। और अधिकतर इकाई अवयव का मान क्या मान है, जैसे शून्य अवयव का मान क्या था, शून्य था, इसका मान होता है 1। क्या होता है 1। देखिए हम देखते हैं विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव क्या होता है, अर्थात ऐसा अवयव, विकर्ण की बात हो गई, उसमें हमेशा वर्गाव्यव, अर्थात ऐसा वर्गाव्यव जिसके विकर्ण को छोड़कर बाकी से सभी तत्व शून्य होते हैं। अब इसमें भी तो शून्य होते हैं, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। अर्थात हम बोल सकते हैं
कि जैसे a इक्वल अगर 1 1 1 आता है मान लो, और एक आता है देखिए विकर्णाभ्युत ऐसाभ्युत, हालांकि ये कोई जरूरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इन्हें पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, लिखना भी है। ऐसाभ्युत जिसका विकर्णाभ्युत ऐसाभ्युत जिसका मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी शेष तत्व शून्य होते हैं। देखो इसको छोड़कर शेष तत्व शून्य है, इसे एकायाभ्युत भी कहेंगे और क्या कहेंगे, विकर्णाभ्युत भी कहेंगे। इसे केवल विकर्णाभ्युत कह सकते हैं, एकायाभ्युत नहीं कह सकते, क्योंकि इसके तत्व मुख्य विकर्ण के एक एक नहीं है। ये हो गया हमारे। हम देखते हैं उपाभ्युत। क्या देखते हैं, उपाभ्युत। उपाभ्युत बहुत सरल होता है, ऐसा अवयव जिससे किसी एक अवयव से कुछ निकाल लिया जाता है तो उसे उस अवयव का उपाभ्युत कहते हैं। जैसे मानो 1 3 2 5 6 7 ये है। मान लो मैंने एक लिख दिया b इक्वल 1 3 2 5, तो हम कहेंगे ये जो अवयव है इसका उपाभ्युत है। क्या है, उपाभ्युत। देखो इसके ये सभी तत्व से मिल रहे हैं, ऐसे उप समुच्चय पढ़ा होगा, ए सबसेट ऑफ बी ऐसे पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी नहीं होगा, बी सबसेट ऑफ ए है, क्योंकि बी के सभी तत्व ए में मिल रहे हैं, बी सबसेट ऑफ ए है, ऐसे उपाभ्युत बोल देते हैं, जैसे उप समुच्चय पढ़ा होगा। इस समुच्चय के प्रकार हैं, अभी 2 3 और इम्पोर्टेंट होंगे जो भी दिखवाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जिनमें टिक लगा दो, समझ लेना बहुत ही जरूरी है, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें। और आप जब एक्सरसाइज लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे इनका कितना प्रयोग हो रहा है उसमें। तो अगले देखते हैं। तो आइए बच्चों आप देखते हैं अगले प्रकार में। तो सबसे एक देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है परिवर्ताभ्युत। परिवर्त अभ्युत, इसे बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसकी परिभाषा क्या है, देखो लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ बस। परिवर्ताभ्युत अर्थात यदि किसी अवयव के पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों बदल दिया जाए तो हमें उस अवयव का परिवर्ताभ्युत प्राप्त होता है। एक बार और देखें और अपनी कॉपी में नोट करें, लिख के कि ऐसा अवयव, अपनी कॉपी में नोट करें कि यदि किसी अवयव के पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभों को पंक्तियों में, कोई ये काम कर देंगे दूसरा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यदि किसी अवयव के पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों बदल दिया जाए तो हमें जो अवयव प्राप्त होगा उस अवयव को परिवर्ताभ्युत कहते हैं। कैसे देखो मान लिया हमने a बराबर 1 लिखा है, 1 2 3 4 5 6। यदि मैंने इसके पंक्तियों को, ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में बदल दिया, 1 2 5 3 4 6, ये जो बन गया ये हम कहेंगे इसका परिवर्त है। और हमेशा परिवर्त को टी या टी क्यों ये लगी या कोमा के एक्चुअली ऊपर डैश लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये देखो हमने इसको बदल दिया, तो हम इसे बोल देंगे डैश, या इसको लिख सकते हैं ऐसे ही। हमें ये जो प्राप्त हुआ इसका क्या हुआ, परिवर्ताभ्युत। ए का परिवर्ताभ्युत है, क्या हुआ, ए का परिवर्ताभ्युत। अब देखो अगला देखते हैं, ये तो परिवर्त हो गया। तो अब हम आपसे किसी भी अवयव की पंक्ति को स्तंभों में, पंक्तियों को मैंने क्या किया, स्तंभ बदल दिया। ये कह सकते थे कि स्तंभों को पंक्तियों में, तो ये स्तंभ है, स्तंभों को, या ये बोल सकते थे कि स्तंभों को पंक्तियों में। तो किसी एक को एक काम कर लोगे ऑटोमेटिक हमें परिवर्ताभ्युत प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो हो गया परिवर्ताभ्युत। अब हम बात करते हैं परिवर्ती के बाद लिखना है, ये सब नोट करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये जो मैंने लिखाया है। ये इस पर आपके एक्सरसाइज के कम से कम 15 से 20 सवाल होंगे और बड़े बड़े सवालों में इनका प्रयोग होगा, इसलिए इन्हें कॉपी में नोट करना और याद करना है। देखिए अगला है
सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। मैं बताता हूँ क्या होता है। यदि किसी आव्यूह या यदि किसी वर्ग आव्यूह, हमेशा वर्ग आव्यूह रहेगा इसमें, तो यदि किसी वर्ग आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह के परिवर्त आव्यूह के परिवर्त आव्यूह हम बोल सकते हैं ए के ए डैश। इसका मतलब क्या है, ए के ए डैश है ए टी का मान बराबर हो तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। कैसे देखो, ये मान लो एक आव्यूह है, ये आव्यूह क्या माना। यदि मैंने क्या किया, इसके परिवर्त निकाला, क्या निकाला इसका परिवर्त। परिवर्त क्या, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया। क्या इसके मान कोई इफेक्ट आया, नहीं आया। देखो हमें प्राप्त क्या हुआ, मान लो ये हमें क्या प्राप्त, यही तो हुआ। हम बोलो मान लो कि इसका मान हमें ए डैश प्राप्त हुआ, ए डैश हुआ, मैंने इसका क्या निकाला परिवर्त निकाला, ए का परिवर्त, ए का परिवर्त निकाला तो मुझे ये मिल गया। तो मुझे क्या मिले, दोनों के मान बराबर मिले। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मान लो इसका मान यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ए डैश बराबर ए। ये था मेरा, मैंने ये निकाला, तो इसका ये मान मिल गया, मैंने इसकी जगह रख दिया, तो देखो ये मिल गया। या बोल देंगे ए बराबर ए डैश। अगर ऐसा हो जाता है कहीं भी, तो हम बोल देंगे क्या, हम कहेंगे ए एक कैसा सममित आव्यूह। क्यों है, क्योंकि इसका परिवर्त आव्यूह उसकी स्वयं के बराबर निकल रहा है, इसलिए ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है। और देखो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, क्या कभी कभी क्या होता है, आपको सवाल आता है, उसमें दिया जाता है कि आपका ये सममित आव्यूह नहीं है तो उसको सममित आव्यूह बनाइए, ये होता है। तो कभी भी किसी भी, मान लो कोई सममित आव्यूह नहीं निकल रहा, मान लो जैसे ए लिखा है, इसको बिल्कुल नोट करके लिखना है, बिल्कुल नोट कर लो पहले। क्या किसी भी आव्यूह को सममित बनाने के लिए सूत्र क्या होता है, हमें अगर सममित आव्यूह पता नहीं है, उससे मुझे सममित आव्यूह प्राप्त करना है कि कोई ऐसा आव्यूह जो सममित नहीं हो, तो उसको थोड़ा चेंज कर दो और ऐसा बना दो कि वो सममित आव्यूह बन जाए। उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो होता क्या है, 1/2 ए प्लस ए डैश, हम ये लगा देंगे, जो भी आव्यूह प्राप्त होगा वो मुझे उसका सममित आव्यूह प्राप्त हो जाए। मतलब वो ऐसा प्राप्त हो जाएगा कि वो सममित आव्यूह हो। जैसे मान लो मैंने ए लिखा, और 1 2 3 4, चलो मान लो ये ले लिया। अब ये मैंने अभी इसका मैं इनवर्स निकालूंगा। मानो मैंने इसका इनवर्स निकाला, तो पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में, मैंने ये कर दिया। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना, बराबर नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सममित आव्यूह है, ये सममित आव्यूह नहीं है। अब आपसे बोला जाएगा कि हम इसमें क्या करेंगे, ये सममित बन जाएगा। हम क्या करेंगे, देखिए इसको मिटा देते हैं। इसमें क्या करें, तो इसमें रख दो, हम बोल देंगे सीधा रखेंगे और उसको कुछ मान लेंगे, हमारा बी बराबर रख देंगे, और जो प्राप्त होगा वो क्या बन जाएगा, सममित आव्यूह। तो हमारा बी बराबर मैंने रखा है इसमें 1/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो होता क्या है, 1/2 3 4, इसको जब जोड़ते हैं, यहाँ को जोड़ना ही बताएंगे, 2 4। ये देखिए मैंने सममित बनाया, इसका सममित बनाया। इनको जोड़ेंगे, और जब जोड़ेंगे तो एक कोष्ठक में लिख देंगे इनको इस करके, 1 1 2
3 2 5 5 8 2 का भाग देंगे। यहाँ मुझे इसमें क्या होता है, सभी अवयवों में 2 का भाग देता हूँ। इसे इतना एक लिख देंगे, 5 बटे 2 5 बटे 2 और 4 हो जाएगा ये। तो मुझे ये b मिल गया। अब क्या b सममिताभ्यु है? बिल्कुल है, क्योंकि b का हम अगर डैश निकालेंगे तो देखिए क्या निकल रहा है, 1 5/2 पंक्तियों को स्तंभों में, ये हो जाएगा 5/2 और 4। तो देखिए b और b डैश के मान बराबर निकल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सममिताभ्यु। सममिताभ्यु निकालना भी जानते हैं, सममिताभ्यु अगर नहीं है तो उसको बनाना भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बनाना। इसके आगे देखते हैं एक और। विषम सममिताभ्यु अर्थात अब इसमें वही होता है क्या, एक ऐसा वर्गाभ्यु जिसके परवर्ताभ्यु का मान नेगेटिव निकलता हो, अर्थात जो अपने परवर्ताभ्यु के नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक मान के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, विषम सममिताभ्यु। लिख लेना। एक और लिखना इसमें क्या कि पहले लिखना ऐसा वर्गाभ्यु, पिछले में भी वर्गाभ्यु ही रहेगा हमेशा, ये याद रखना हमेशा, पिछले में क्या रहेगा, वर्गाभ्यु, जिस के परवर्ताभ्यु का मान ऋणात्मक हो, अर्थात हम बोल सकते हैं, अर्थात यदि मुझे a बराबर माइनस के a या a इनवर्स a डैश बराबर माइनस के a बराबर माइनस के डैश परवर्त और a डैश बराबर माइनस के, इन दोनों में से कोई कंडीशन मिल जाती है, हम बोल देंगे क्या हो जाएगा, हम बोल देंगे विषम सममिताभ्यु। जैसे देखो ये दोनों में से बराबर, तो एक बात और होती है इसमें क्या है, इसका हमेशा ये नोट कर लेना, क्या इसका मुख्य विकर्ण हमेशा शून्य होता है, मतलब इसका मुख्य विकर्ण हमेशा शून्य ही होता है। तो जैसे a बराबर मान लेते हैं कोई 0 -2 2 और 0, तो देखिए इसका मुख्य विकर्ण 0 है, ये 0 रहेगा हमेशा। अतः अब मैंने इसका इन्वर्स निकाला, इन्वर्स क्या निकला, 0 2 -2 और 0। देखिए यदि मैं इसमें माइनस कॉमन करूंगा तो प्रत्येक अवयव क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। देखिए ये माइनस वाला प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, इस सब प्लस का 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए मुझे अब देखिए मैं मानूँ कि देखो ये जो मान प्राप्त हुआ a बराबर यही था, मैं यहाँ a रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे रखा a डैश बराबर माइनस के a। तो देखिए मुझे क्या मिल गया, मैंने लगा था a मान a का था, मैं रखा तो ये मिल गया मुझे। तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे डैश माइनस मिल गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्या, एक तो ये है कि अगर इसका विकर्ण माइनस माइनस है, हम समझ जाएंगे कि वो कैसा है, विषम सममिताभ्यु है। दूसरी बात अगर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा तो और भी समझ में आएगा। अच्छा आपका इनसे पूछा जाएगा कि अगर विषमाभ्यु नहीं है, वो विषमाभ्यु बनाना है तो कैसे, तो विषम सममिताभ्यु बना दें। देखिए विषम सममिताभ्यु बनाने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 a माइनस के a डैश, ये होता है हमेशा। अब मैं इसका एग्जांपल में बता रहा हूँ, आप लोग को सॉल्व कर सकते हैं पीछे देख के। हाँ और एक याद रखना हमेशा क्या कि 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश इक्वल हमेशा क्या होता है, a। ये बहुत ही जरूरी है, कभी कभी ऑप्शनों में आ जाता है, एंड ये एयरफोर्स टीजीटी पीजीटी इन सबों में इनका प्रयोग होता है काफ़ी हद तक, इसलिए इससे भी देख लेना। और आपके ट्वेल्थ में भी होता है, उनमें भी देख लेना। कुछ भी सवालों में लगातार 5-6 सवाल ऐसे होंगे। हर्षद शर्मा के अगर बुक में देखेंगे आप
तो हाँ, सरूप शर्मा की बुक बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो थोड़ी डिटेल्स में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें इस टाइम के क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे। तो इन देखें, लगाएं और अपने सॉल्व करते रहें। हम आगे देखेंगे इसका बेसिक क्या है, जितना भी हो सके बेसिक जल्दी जल्दी से खत्म कर लेंगे, ताकि आप लोग घर पर जाके अच्छे से तैयारी करें, और एग्ज़ाम नज़दीक है तो जल्दी से तैयारी करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स को प्राप्त करें। ओके, बाय।